हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th जो नया वाला एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर है ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, इसको शुरू करने जा रहे हैं। और वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, पूरे यूट्यूब पे इससे आसान वे में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आ जाओ, लेक्चर को शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट क्लास 9th वन शॉट। ठीक है, तो चलो बैकबोन स्ट्रेट कर लो, बुक निकाल लो, पेंसिल ले लो और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना। आ जाओ, तो ये रहा हमारा सबसे पहला स्लाइड। आ जाओ, ये देखो, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोनेंट। अब तुम पूछोगे कि सर सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो देखो, ये हमारा अर्थ है। हमारे अर्थ के अगल बगल ना हवा का एक चादर है, पूरा पूरा गैस का एगो चादर अर्थ ओढ़ा हुआ है। वो जो गैस का चादर है इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बोलो, समझ आया? ठीक है सर। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। आई अर्थ जो है पूरा पूरा गैस का चादर लपेटा हुआ है, पूरा का पूरा गैस का चादर लपेटा हुआ है। इसी चादर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। बोलो, समझ आया ना? वेरी नाइस। आ जाओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है सर, तो ये गैस का चादर लपेटा हुआ है, तो गैस तो सर उड़ जाना चाहिए ना स्पेस में, गैस तो उड़ जाना चाहिए। तो आंसर है नहीं, गैस उड़ता नहीं है। क्यों नहीं उड़ता है गैस? क्योंकि हम लोग को पता है सर बचपन से, अर्थ के पास एक फोर्स होता है जिसका नाम है ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या करता है बच्चों? ग्रेविटी क्या करता है बच्चों? ग्रेविटी क्या करता है बच्चों कि इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। सारा का सारा जितना भी गैस है, गैसवा को पकड़ के रखता है। तो अगर हम पूछेंगे, बताओ जरा, कि अर्थ जो है एगो गैस का चादर ओढ़ा हुआ है, वो चादर उड़ के स्पेस में क्यों नहीं जाता है? तो क्या बोलोगे? क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटी फोर्स है जो पूरा का पूरा गैस को पकड़ के रखता है। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या है। द एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। ब्लैंकेट ऑफ किसका? एयर। ओके, सराउंडिंग द अर्थ, इट इज हेल्ड अराउंड बाय द अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी। यानी कि जो ग्रेविटी है सर, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ये पूरा का पूरा गैस को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है, जिस कारण से सारा का सारा जो एयर है वो हवा स्पेस में नहीं जाता है। अब बात ये आता है कि सर आप ये बता दीजिए कि भगवान इतना मस्त सा कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं, तो एटमॉस्फेयर का नीड क्या है, उसका जरूरत क्या है भैया, उससे क्या क्या होता है? तो सिंपल सी बात है ना, एटमॉस्फेयर मतलब एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैस में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन भी आ रहा है, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, हाँ ठीक है, आ रहा है। इसका मतलब सर कि जो गैसेज है, गैसेज जो है सर, वो जो है प्रोवाइड गैसेज नेसेसरी फॉर लाइफ। ओके, एटमॉस्फेयर जो है वैसा गैस को प्रोवाइड करता है, जो वैसा गैस को प्रोवाइड करता है जो लाइफ को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। अगर वो सब, अगर मान के चलो कि धरती से हम ऑक्सीजन को गायब कर दे तो हम लोग बचेंगे? नहीं बचेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये क्या करता है? सन से आने वाला सोलर रेडिएशन को और जो अल्ट्रा वायलेट रे है उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। जो सोलर रेडिएशन, हार्मफुल सोलर रेडिएशन जो आता है ना सन से, मान के चलो ये सन है, ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर ब्लैंकेट है, तो ये क्या करता है? सन से आने वाले सोलर रेडिएशन या फिर अल्ट्रा वायलेट रे से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है सर, ये जो है मेंटेन करता है अर्थ टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग सम हीट एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्केपिंग इनटू द स्पेस। अब सुनो मेरी बात, बड़ा आसान भाषा में क्या लिखा हुआ है सर, क्या पढ़ दिए सर आप? देखो, अब ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर क्या करता है ना कि जितना अर्थ को हीट चाहिए
उतना ट्रैप कर लेता है और जितना एक्सेस हीट होता है उसको वापस स्पेस में भेज देता है। ये काम होता है एटमॉस्फेयर का। समझ में आया ना? एटमॉस्फेयर का काम क्या है सर? कि जितना हीट चाहिए उतना हीट ले लेता है और जितना एक्सेस हीट होता है उसको एस्केप कर देता है, अर्थ में मतलब स्पेस में भगा देता है। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर। ठीक है सर, ये सब बेसिक बेसिक बात जो थी हम लोग को समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एटमॉस्फेयर जो है लाइफ को कंटिन्यू करवाने में मदद करता है, जितना भी हार्मफुल रेज होता है बच्चों उससे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद एक सुटेबल टेम्परेचर बना के रखता है ताकि जो है लाइफ कंटिन्यू हो सके। उसके बाद जो है वेदर और क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया सर? शानदार। अब देखो, ठीक है, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? एयर से बना हुआ है। हम लोग को पता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बोलो, पता है ना? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ बहुत सारा गैसेस। कौन कौन सा गैसेस? गैस हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, इन सब से मिलकर के बना होता है क्या? हवा। गैस और डस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है क्या? हवा। अब देखो कौन सॉरी, कौन कौन सा गैसेज होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब कि सर नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अदर गैसेस होता है। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में यहां से एमसीक्यू क्या आएगा कि सबसे ज्यादा थर्ड मोस्ट एबुंडेंट गैस कौन सा है एटमॉस्फेयर में? तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है बच्चों? आर्गन है। कौन सा है? आर्गन। कितना है? 0.93%। बहुत सारा बच्चा कह देता है कि CO2 है। ना बाबू, CO2 0.04% है एटमॉस्फेयर में। आर्गन कितना है? 0.93% है। थोड़ा चेक कर लेते हैं कैमरा चल रहा है कि नहीं। यस, चल रहा है, वेरी नाइस। अब देखो बच्चों, तो आर्गन कितना है? तो आर्गन है 0.93%। तो तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस का नाम बताओ, जल्दी बोलो। हाँ ठीक, गुड गुड गुड। और कौन कौन सा गैस होता है? तो बहुत सारा और गैस होता है अदर गैसेस में। जैसे देखो, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, ओजोन हो गया। अब इस सब वैसा गैस है ना जो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट नहीं करता है। तुमको पता होगा हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 गो इलेक्ट्रॉन है। नियोन के लास्ट ऑर्बिट में कितना है? 8 गो इलेक्ट्रॉन है। हम लोग पढ़े हैं ना, चलो हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे। तुम लोग पढ़ा होगा जर्नी इनसाइड द एटम में कि सर जिस भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एटम स्टेबल हो जाता है, स्टेबल रहता है, वो नॉन रिएक्टिव होता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है। तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सब और अदर गैसेस में आता है। और वाटर वेपर आता है और डस्ट पार्टिकल आता है। ये पूरा स्लाइड समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस आर्गन 0.93। ओके, अब तुम यहां ध्यान दो कि गुरुजी ये मान के चलिए, ओए फोन, वेट बच्चों, वेट। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब होता क्या है बच्चों कि मान के चलो ये हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा, ई वाला हमारा अर्थ वाला पार्ट है। सॉरी माइक लगाना भूल गया। ओके, अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना। मान के चलो कि बच्चों ये वाला हमारा अर्थ का पार्ट है, अर्थ के ऊपर मोटा सा लेयर एटमॉस्फेयर है। अब देखो सिंपल सी बात है सर कि जो हवा है ना, हवा जो है, हवा का डेंसिटी हर जगह अलग अलग होगा। बोलो हाँ, मानते हो ना ये बात कि सर हो सकता है कि यहाँ पे हवा सबसे ज्यादा हो, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो, उससे कम यहाँ हो, सबसे कम यहाँ हो। सिंपल सी बात है, जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पे हवा ज्यादा है, उसके ऊपर हवा कम है, उसके ऊपर हवा कम है, सबसे ऊपर उससे भी कम है। यानी कि बताओ तो डेंसिटी में फर्क है कि नहीं है? डेंसिटी में फर्क है ना। तो बस यही, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग, जैसे ऊपर जाते हैं, देखो द एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर में उसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन चेंज इन टेम्परेचर
और डेंसिटी विथ एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हर एक जगह जो है हवा का डेंसिटी अलग अलग है, हवा का डेंसिटी अलग अलग है। तो हवा के डेंसिटी के बेस्ड पे टेम्परेचर में चेंज होने के बेस्ड पे हम लोग पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर उसको अलग अलग लेयर में तोड़ दिए, अलग अलग लेयर में क्या कर दिए, तोड़ दिए हैं। अब वही लेयर को हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, वही लेयर को हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को पता है सर कि 5 गो लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे कर करके 5 गो आता है मेजोस्फेयर तक, है ना, फिर एक्सोस्फेयर आ जाता है। एयर डेंसिटी सबसे ज्यादा बताओ कहां पे होगा, सबसे ज्यादा हवा कहां पे होगा? तो सिंपल सी बात है सर, सरफेस के नजदीक वाला जो लेयर है उसमें सबसे ज्यादा लेयर होगा, उसमें सबसे ज्यादा जो है हवा होगा। अब देखो ये जो पहिलका लेयर है सरफेस से लेकर के 12 किलोमीटर तक, ये जो पहला लेयर है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या अब बचपन में से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या है, ठीक है ना। अब देखो ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये जिस पॉइंट पे खत्म होता है, कहने का मतलब क्या है कि मान के चल अलग अलग लेयर है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, हर एक लेयर जहां पे खत्म होगा उसको बोल देंगे पॉज हो गया। क्या बोल देंगे बताओ? बोल देंगे ना कि पॉज हो गया। क्या हो गया? पॉज हो गया। अब जो भी लेयर पॉज होगा उसके आगे उसका नाम लगा देंगे। जैसे देखो 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है ट्रोपोस्फेयर, 12 किलोमीटर पे आकर के ट्रोपोस्फेयर का लेयर खत्म हो गया, बंद हो गया। तो बताओ ट्रोपोस्फेयर में लेयर खत्म हो गया तो क्या बोल दिए? ट्रोपोपॉज हो गया। तो ट्रोपोस्फेयर जहां पे खत्म होता है उस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर जहां पे खत्म हो जाता है उस लाइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज। मेसोस्फेयर जिस लाइन पे खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मेसोपॉज। समझ आ रहा है ना पॉज क्या होता है? वेरी नाइस। अब देखो डेंसिटी जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। बता दिए ना कि सरफेस पे के करीब ज्यादा हवा होगा और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा कम होगा, यानी कि हवा का डेंसिटी जो है, जो डेंस है हवा, उसका मात्रा कम होता चला जाएगा। ठीक है सर। आज जो बाउंड्री होता है बिटवीन 2 लेयर उसको बोल देते हैं पॉज। देखो ये ट्रोपोस्फेयर यहां पे खत्म, इसके बाद शुरू होगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच के बाउंड्री का नाम बताओ? ट्रोपोपॉज। ठीक है ना। अब देखो एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पे एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। आ जाओ हम लोग देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। देखो जरा ध्यान से बच्चों, देखो ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहली बात ट्रोपोस्फेयर कौन वाला स्फीयर सर? मतलब सरफेस है, तो सरफेस से 12 किलोमीटर तक तुम जब ऊपर जाओगे तो ई वाला जो लेयर है, ई वाला लेयर, ई वाला लेयर, ई वाला लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अब तुमको पता है ना हम लोग ऊपर ताकते हैं तो बादल दिख जाता है, हवा चलता है, आंधी आता है पूरा, तो इस सब का कौन से लेयर में आता है? ट्रोपोस्फेयर में आता है, क्योंकि सर उसका इंपैक्ट सीधा हम लोग देख सकते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो ट्रोपोस्फेयर, ये देखो बच्चों, रुको रुको इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सुंदर लगे। ये लो, ये लो, देखो ये वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर मतलब वो वाला रीजन जिस रीजन में भयानक मात्रा में आंधी तूफान गर्दा मच जाता है एकदम, मतलब कि जितना का जितना वेदर कंडीशन है सब का सब कहां पे होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर का लेयर कहां से कहां तक फैला हुआ है? देखो जरा बताओ, 0 से लेकर कहां तक फैला हुआ है? तो सर 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक जो लेयर है, 0 से 12 किलोमीटर तक जो लेयर है, 0 से कहां तक बोलो ना? यस, 0 से 12 किलोमीटर तक जो लेयर फैला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, आ जाओ देखो क्या लिखा हुआ है भैया तुम्हारे बुक में, पॉइंट देखो। हम लोग को पता है सर कि सबसे लोएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसका जो एवरेज हाइट है अबाउट 12 किलोमीटर। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये वाला पॉइंट ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है विथ एल्टीट्यूड,
ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। अब कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? जरा सोचो कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घट रहा है, वो टेम्परेचर घट रहा है। इसको रुकिए, इसको रुक कर एक्सप्लेन करते, पहले नीचे देख लो। सर ये वाला जो लेयर है ना, यहाँ पे ब्रीदेबल एयर पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर पाया जाता है और क्लाउड पाया जाता है। मतलब कि गुरुजी कि जितना का जितना वेदर का जो इवेंट है, जितना आंधी तूफान वर्षा हो गया, मतलब फॉग हेल स्टॉर्म, जितना कुछ भी होता है इसी में होता है। अच्छा, आज जहां पे लेयर खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रोपोपॉज। सबसे पहले जितना भी वेदर कंडीशन होगा किस लेयर में होगा? ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर का हाइट 0 से 12 किलोमीटर। जहां पे ट्रोपोस्फियर खत्म होगा उसको ट्रोपोपॉज बोलेंगे, जहां पे ट्रोपोस्फियर खत्म होगा उसको ट्रोपोपॉज बोलेंगे। उसके बाद चलो हो गया ये सब। टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग देखो, यहां से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता है। अब इसको समझो क्योंकि आगे में आएगा ना कि किसी में सर बढ़ रहा है, किसी में टेम्परेचर घट रहा है, काहे ऐसा हो रहा है। तो हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि सर ट्रोपोस्फियर में ऐसा क्या है कि टेम्परेचर ऊपर जाते जाते घटने लगता है। आ जाओ समझते हैं कि क्या है। एक मिनट। अब देखो बच्चों, आ जाओ सीखते हैं, आ जाओ सीखते हैं, आ जाओ सीखते हैं बच्चों। देखो अब हम तुमको सिखा रहे हैं कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्यों बढ़ता घटता है। तो अब सुनो मेरी बात। देखो ये वाला मान के चलो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ये सन है। तो सन का रे जब अर्थ पे पड़ता है ना तो याद रखना, जो सन का रे जो अर्थ पे पड़ा खटाक से, उससे कभी भी एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है। क्या बोल दिए सर? सन का रे जब धरती पे पड़ा तो सन के रे से कभी भी एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है। तब गर्म किससे होता है सर? तो सुनो मेरी बात। जैसे ही सन का रे पहुंचा धरती पे तो धरती जो है कुछ रे को एब्जर्व कर लिया, उसके बाद रात को क्या करता है कि ई वाला जो गर्मिया है ना उसको स्पेस में रिलीज करता है। क्या करता है? स्पेस में रिलीज करता है। तब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो गैस होता है इस हीट को ट्रैप कर लेता है। इस हीट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, जिससे एटमॉस्फेयर गर्म होता है। याद रखना, याद रखना। एटमॉस्फेयर गर्म क्या सन के सीधे लाइट से होता है? ना। किससे होता है? तो सर जो अर्थ जो गर्मी छोड़ता है, स्पेस में जितना हवा है वो हवा में कुछ कुछ ऐसा गैस है जैसे CO2, वो एनर्जी को ट्रैप, हीट को ट्रैप कर लेता है, तब जाकर के एटमॉस्फेयर गर्म होता है, हमने की गर्मी लगता है। आ जाओ अब आगे। तो अब ट्रोपोस्फेयर में क्या है? ट्रोपोस्फेयर में क्या है बच्चों कि इसमें जो है जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो रीजन समझ में आ गया कि जो सन का रे है वो डायरेक्टली ट्रोपोस्फेयर को हीट नहीं करता है। ये रीजन है क्या? ये रीजन है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब यहां से सन आया, अर्थ एब्जॉर्व कर लिया हीट को, अब देखो ये रिलीज करेगा तो जो अर्थ के सबसे नजदीक वाला जो गैस है वो ज्यादा हीट को ट्रैप करेगा, और जो ऊपर वाला है वो कम हीट को ट्रैप करेगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होगा। अर्थ के नजदीक भयानक टेम्परेचर, उसके थोड़ा ऊपर उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर ट्रोपोपॉज खत्म हो गया तुम्हारा। तो समझ में आ गया ना कि आखिरकार जब ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जा रहे हैं तो क्यों टेम्परेचर कम हो रहा है? क्यों टेम्परेचर कम हो रहा है? अर्थ के नजदीक पे टेम्परेचर ज्यादा होता है जैसे जैसे, क्यों? क्योंकि यहां पे जो गैस है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, जो अर्थ जो हीट रिलीज करता है उसको ट्रैप कर लेता है, फिर उससे उसके ऊपर जो गैस होता है उसके पास कम हीट बचा, कम बचा ना जी हीट, तो ये कम ट्रैप करता है। तो बाबू ये रहा तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर का खेल कि तुम्हारा क्या चल रहा है कहानी। समझ में आ गया? चलो अब बोलो मेरे साथ, ट्रोपोस्फेयर कहां से कहां तक सर? 0 से 12 किलोमीटर तक सारा का सारा वेदर इवेंट यहीं पे होता है। और ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते चला जाता है, कम होते चला जाता है। ठीक,
उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। देखो सुनो मेरी बात, करने गया या देखो यहां पे तुम्हारा ई वाला जो लाइन है, देखो 12 किलोमीटर पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रोपोपॉज। अब 12 से लेकर के 50, अब 12 से 50 यानी कि 0 किलोमीटर से लेकर के तुम खटाक से चल जाओ 50 किलोमीटर, खटाक से चल जाओ 50 किलोमीटर, तब 12 किलोमीटर तक तुमको क्या मिलेगा बताओ, ट्रोपोस्फियर मिलेगा, ई वाला पोर्शन ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो दूसर का लेयर है, ई लेयर मिलेगा तुम्हारा क्या, ई लेयर मिलेगा तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये एक्सटेंड किया हुआ है 50 किलोमीटर तक। बताओ स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड किया हुआ है कितना किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक। अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर में देखो यहां एरोप्लेन का सिंबल बना दिए हैं। सुनो मेरी बात, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है ना कि जितना वेदर कंडीशन है अचर पचर सब ट्रोपोस्फेयर में हो गया। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ना एकदम हवा एकदम आराम से चलता है, एकदम आराम से चलता है हवा, एकदम आराम से हवा चलता है, कोई वेदर इवेंट नहीं, कोई भी एकदम बारिश वारिश बादल उदल कुछ नहीं। देखो तुम लोग एरोप्लेन पे गया होगा, हम तो नहीं गए हैं, तुम लोग एरोप्लेन पे गया होगा, तो एरोप्लेन के नीचे जब खिड़की से देखते हैं तो बादल दिखता है, मतलब यहां पे ट्रोपोपॉज हो गया, खटाक से एरोप्लेन वाला जो पायलटवा है ना उस स्ट्रेटोस्फेयर में लेके आ जाता है। काहे काहे कि स्ट्रेटोस्फेयर में ना कोई वेदर इवेंट नहीं होता है, एकदम काम रीजन होता है, एकदम शांत रीजन होता है, जिस कारण से एरोप्लेन में टर्बुलेंस नहीं आता है। ठीक है ना, एरोप्लेन में टर्बुलेंस नहीं आता है। अच्छा, इहे वाला रीजन में जो है ना ओजोन का लेयर पाया जाता है, इसी रीजन में ओजोन का लेयर पाया जाता है। ओजोन मतलब O3, O3 ओजोन क्या है, ओजोन गैस है। ओजोन क्या है, ओजोन गैस है, यानी कि ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, ओजोन गैस बन जाता है। अच्छा, तो ये ओजोन गैस का लेयर है पूरा पूरा O3 O3 O3, किस रीजन में है, तो ये हम लोग कह देते हैं कि ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का लेयर है। आप सुनो, बहुत लोग कहता है ना कि अरे ओजोन में छेद हो गया है, अब अल्ट्रावायलेट रे हमारी स्किन को जला देगा, हम लोग को कैंसर हो जाएगा। तो क्या ऐसा है जी, ये गैस में छेद हो सकता है, बताओ तो जरा, ये गैस में छेद हो सकता है? काकाची करा कि यहां से छेदा हो गया, नीचे आके ओजोन लेयर में छेद होकर के नीचे जो है पूरा एकदम हम लोग को कैंसर करवा दिया, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो लोग गलत बोलते हैं, ओजोन में छेद कभी नहीं हो सकता। हाँ, ओजोन का लेयर पतला हो सकता है, जिस कारण से जो अल्ट्रावायलेट रे है ना वो नीचे निकल जाएगा। ओजोन का गैस है वो पतला हो गया, तो पहले जो अल्ट्रावायलेट रे था उसको एब्जर्व कर ले रहा था, अब पतला हो गया। जब पतला हो गया तो सिंपल सी बात है ना कि अब कम एब्जर्व करेगा, एब्जर्व कम करेगा तो थोड़ा बहुत एक आध गो रे जो है धरती तक आ सकता है ना। तो बताओ ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है, ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर कितना किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक। अब देखो एयर इज स्टेबल, अब देखो ध्यान, पहले ये देख लो, एयर इज स्टेबल एंड ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड वेदर डिस्टर्बेंस। समझ में आ गया, जिस कारण से जो है एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे सुटेबल जगह होता है। इसी लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। देखो इसी लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि जो सन से निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रे है उससे हम लोग को बचाता है। ये देखो सिंपल सी बात है, 50 किलोमीटर तक है स्ट्रेटोस्फेयर। अब 50 किलोमीटर में अब क्या हो जाएगा, इसके बाद शुरू हो जाएगा मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है जब खत्म होगा तो क्या बोल देंगे, पॉज हो गया। तो स्ट्रेटोपॉज कितना किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे। ठीक है, अब देखो ई वाला जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, इसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। आ रहा है समझ में? बोले थे ना कि हर लेयर में तुमको कंफ्यूजन मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या, ट्रोपोस्फेयर में क्या था सर, कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर कम हो रहा था। हाँ सर, टेम्परेचर कम हो रहा था। अब नीचे टेम्परेचर यहां तक कम, अब फिर यहां से क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़े लगता है। अब बताइए सर, अब तो एकदम भयानक कंफ्यूजन हो गया कि आप बताइए जरा कि ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने यहां तक टेम्परेचर, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। यहां पे था नीचे 12 किलोमीटर तक था क्या, कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, घटेगा।
ठीक है। लेकिन इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। रीजन सुनो, अब रीजन ये है कि इस लेयर में जो है ओजोन पाया जाता है। अब ओजोन क्या करता है कि हीट को पूरा ट्रैप करता है। हीट को क्या करता है बच्चों, पूरा पूरा हीट को क्या करता है, ट्रैप करता है। पूरा जो है हीट को ट्रैप कर लेता है। तो सिंपल सी बात है कि ये पूरा फेरा में रहेगा ना कि हीट के ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करे। ज्यादा से ट्रैप मतलब वो हार्मफुल रे को ट्रैप करता है ना। तो देखो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ओजोन मिलेगा। अब ओजोन क्या करता है, तो ओजोन का बड़ा सा लेयर मिलेगा। तो इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। क्या कि जरूरी तो नहीं ना है कि ई वाला खत्म हुआ ट्रोपोपॉज एक कप जस्ट बाद ओजोन लेयर, जरूरी तो नहीं है। इसके कुछ किलोमीटर के बाद बीच में ओजोन लेयर होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। तो बताओ समझ में आ गया ना कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता क्यों है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का लेयर होता है और ओजोन लेयर जो है हीट को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करने का कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, आ जाओ, देखो यही सब लिखा हुआ है ना। देखो तो जरा एक मिनट, चलो बच्चों देखो, अरे हाँ चलो देखो, तो ये बात समझ में आ गया सर कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। रीजन है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से अच्छा हम O3 लिख देते हैं। O3 से याद रखना ओजोन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है स्ट्रेटोपॉज आ गया, यानी कि 50 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो गया, यानी कि पॉज हो गया। उसके बाद आता है मीजोस्फेयर। देखो तुमको दिख रहा है ना, तुम लोगों को दिख रहा है ना बच्चों, वेरी नाइस। देखो मीजोस्फेयर, अब देखो ये मीजोस्फेयर में क्या होता है, ध्यान दो। अब जो है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जो लेयर होता है उसको कहते हैं मीजोस्फेयर कहते हैं। इसी लेयर में जितना भी मेट्योर्स ऊपर से आता है ना, सब जल जाता है। तुमको एक बात बता है, मीजोस्फेयर जो है इस पूरे लेयर का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है। सबसे ज्यादा ठंडा कहां होता है, सबसे ज्यादा ठंडा मीजोस्फेयर में होता है, याद रखना। अब देखो ध्यान से, 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है गुरुजी, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है हाइट के साथ। कहे थे ना कि कंफ्यूजन होगा, समझ में आ रहा है ना। देखो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है बच्चों, ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, मीजोस्फेयर में जब ऊपर जाते हैं तो फिर टेम्परेचर घटता है। और ये क्या हो रहा है गुरुजी, इन दोनों में तो आप बता दिए कि क्या रीजन है। अब इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चों कि यहां पे जो है ना, यहां पे ऐसा कोई गैस नहीं है जो कि हीट को ट्रैप करे। ज्यादातर गैस जो है यहीं पे पाया जाता है। देखो यहां पे क्या है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। यहां पे ज्यादा गैस है ही नहीं ताकि ये हीट को ट्रैप करे या फिर कुछ हो। तो यहां से जैसे ही जाता, अब दूसरी बात ये कि धरती से ये दूर भी है। हम तुमको बता दिए है ना, हम तुमको क्या बताएं, बोलो हम क्या बताएं, कि सन से आने वाला रे सीधा का सीधा धरती पे पड़ता है। उसके लिए जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीडियम के जैसा काम करता है। बोले थे ना। हाँ, तो सरफेस से बहुत दूर भी है मेजोस्फेयर। और दूसरी बात है कि यहां पे ऐसा कोई गैस भी नहीं है जो खराब रे को एब्जर्व करे, जिस कारण से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसमें, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, जिस कारण से मीजोस्फेयर को कहते हैं सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। कोल्डेस्ट। अब तुम बोलेगे सर आप ये बताइए तो मीजोस्फेयर सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है, लेकिन फिर भी इसमें मेट्योर्स जो है कैसे जल रहा है, आप इसका आंसर दीजिए। आप गलत पढ़ा रहे हैं ना बाबू ना, हम गलत नहीं पढ़ा रहे। सुनो मेरी बात, सुनो। अब मीजोस्फेयर में क्या होता है कि सबसे कोल्डेस्ट लेयर तो है, लेकिन इसमें मेट्योर्स जलने का रीजन ये है कि जब ऊपर से हाई स्पीड में जब पत्थर आ रहा होता है ना, जब हाई स्पीड में पत्थर आ रहा होता है तो बताओ तो गैस है ना, हवा है ना, एयर प्रेशर है ना। तो एयर प्रेशर क्या करता है ना, एयर क्या करता है कि वो पत्थरका पे फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। सिंपल सी बात है कि जब ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं
तो हाथ गर्म हो जाता है, होता है ना। तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है और इस लेयर में आते आते जो है हीट इतना ज्यादा हो जाता है कि मेट्योर जल के खाक हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? वेरी गुड। मीजोस्फीयर हो गया बच्चों। अब देखो मेट्योर्स यहीं पे जल जाता है, जब लेयर खत्म होता है तो इसको बोलते हैं मीजोपॉज, मीजोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। वेरी गुड प्यारे बच्चों, यू ऑल आर ऑसम, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अब आगे आइए, अब आगे आइए। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। अब देखो थर्मोस्फेयर में क्या रीजन है, क्या है भैया? थर्मोस्फेयर राइजेस रैपिडली विथ टेम्परेचर, राइजेस रैपिडली विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में क्या होता है बच्चा? जैसे अब देखो मीजोस्फीयर में क्या हुआ, अब फिर मीजोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर मीजोस्फीयर में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। रीजन पता है क्या है? क्योंकि मीजोस्फीयर में ना बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स होता है, जो जितना खराब खराब लेयर थी रेज है उसका 95% रे को कैप्चर कर लेता है। देखो गैस मॉलिक्यूल जो है एब्जर्व कर लेता है सन से निकला हुआ एक्सरे को और शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जर्व कर लेता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, देखो मान के चल कि देखो ये वाला रीजन जो है मान के चलो तुम्हारा है थर्मोस्फेयर। अब सन का रे यहां पे आया तो ऊपर का जो गैस होगा, ऊपर का जो गैस होगा, फिर उसके बाद कुछ गैस होगा, फिर उसके बाद कुछ गैस होगा। तो सबसे जब रे आएगा तो जितना भी यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है वो चाहेगा कि एक्सरे को क्या कर ले, एब्जर्व कर ले। जो बचा उसके बाद ये एब्जर्व करेगा, उसके बाद जो बचा उसके बाद ये एब्जर्व करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब इस लेयर में जाएंगे तो गर्मी थोड़ा कम होगा, फिर उससे ज्यादा होगा, फिर उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा ऊपर का लेयर में गर्मी होगा। काहे? कि सबसे ज्यादा रेडिएशन को एब्जर्व कौन कर रहा है? थर्मोस्फेयर वाला सबसे ऊपर का लेयर में पड़ रहा है। अच्छा, ये 80 से लेकर के 700 किलोमीटर ऊपर तक जो फैला हुआ है उसको थर्मोस्फेयर बोलते हैं। और रेडियो के कम्युनिकेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि इस लेयर में बच्चों, इसी लेयर में जो रेडियो का जो कनेक्शन होता है या फिर रेडियो का जो कह सकते हैं हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन बाय रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव। यहां पे क्या होता है ना कि धरती से भेजा हुआ रेडियो वेव जो है इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस से धरती के पास आता है, इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस धरती के पास आता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कौन सा लेयर कर रहा है? थर्मोस्फेयर कर रहा है। कौन सा लेयर कर रहा है? थर्मोस्फेयर कर रहा है। अच्छा, इसी में जो है ना अरोराज देखने को मिलता है। अरोराज क्या है भैया? यानी कि जो आसमान में ऑस्ट्रेलिया में और इस सब में जब आसमान में तुम देखा होगा, तुम देखना अरोराज इन ऑस्ट्रेलिया, देखना बड़ा मजा आएगा आसमान में। ठीक है, वो जो कलरफुल लाइट देखने को मिलता है वो अरोराज होता है। अब देखो है ना, अरोरा बोरियालिस और अरोराज ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिस ओके, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में होता है और यहाँ पे होता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे दो अरोराज का नाम दिया गया, बोरियालिस। ठीक है, अब देखो अरोराज क्या है भैया? तो एक कलरफुल लाइट है जो कि पोलर रीजन में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है अरोरा? अरोरा जो है सर एक कलरफुल लाइट है जो कि पोलर रीजन में देखने को मिलता है। अब बताइए सर, आसमान में अरोरा यानी कि कलरफुल लाइट देखने का मतलब क्या रीजन है होने का? क्योंकि देखो caused when charge particle, जब चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन इंटरैक्ट विथ गैसेज, यानी कि सन से जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है जब वो गैस के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक बहुत ही कलरफुल लाइट जनरेट करता है जिसका नाम है अरोराज। क्या नाम है? अरोराज। क्या नाम है? अरोराज। जैसे देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है अरोरा बोरियालिस और सदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अंग्रेज बन रहा, ऑस्ट्रेलिस। ठीक है बच्चों, अरोरास क्या है? तो सन से निकला हुआ चार्ज पार्टिकल, सन से आने वाला जो चार्ज पार्टिकल है जब वो गैस के साथ क्या कर लेता है, गैस के साथ मिल जाता है, तब जो है कलरफुल लाइट निकलता है पोलर रीजन में, जिसको हम लोग अरोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरोरा। औरा नहीं, अरोरा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जोस्फेयर।
अपर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है, सबसे ऊपर वाला, ये बहुत ही ज्यादा थिन होता है। और जितना हल्का हल्का गैस है ना, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब गायब हो जाता है यहाँ पे, तो एकदम ऊपर एकदम गायब हो जाता है। यहाँ पे ग्रेविटी वीक हो जाता है। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग भेजते हैं ना, सैटेलाइट, वो मेनली एक्सोस्फीयर में ही भेजते हैं, जो भी सैटेलाइट है। अच्छा, रेडियो कम्युनिकेशन कहां होता है सर? तो इसके नीचे कौन सा था? थर्मोस्फेयर था। कौन सा था? थर्मोस्फेयर था। कौन सा था? थर्मोस्फेयर था। ठीक है, थर्मोस्फेयर के नीचे कौन सा था? मीजोस्फेयर था। उसके नीचे कौन सा था? स्ट्रेटोस्फेयर था। उसके नीचे कौन सा था? ट्रोपोस्फेयर था। बोलो, बात समझ में आया? इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, यानी कि अगर हाइट बढ़ता है, हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा है, हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा है, तो बताओ किस किस लेयर में कम होता है? तो सर हाइट बढ़ रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो सबसे पहले तो सर ट्रोपोपोज में हो रहा था। ट्रोपोपोज में कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ना, तो टेम्परेचर कम हो रहा था। ठीक है सर, लेकिन फिर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, तो जिस कारण से ऊपर जाएंगे तो हीट बढ़ेगा। लेकिन फिर मीजोस्फीयर में क्या होता है कि सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, तो हाइट बढ़ेगा सर, तो टेम्परेचर तो इसमें भैया, टेम्परेचर तो इसमें घटेगा। उसके बाद थर्मोस्फीयर में देखें हम लोग, थर्मो मतलब गर्म, तुमको दिखा, थर्मो मतलब गर्म, यहां भी गर्म होगा। एक्सोस्फीयर भी तुम्हारा हाइट बढ़ने के साथ गर्म होता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गया। और अरोराज बोरियालिस और अरोराज ऑस्ट्रेलियालिस। ठीक है, अब आते हैं आगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? आया ना समझ में? वेरी नाइस। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कुछ नहीं, मेरे ऊपर हवा है, हवा है ना, तो बता बहुत बड़का, इतना बड़का बंडल हवा है, मतलब बहुत ज्यादा हवा का लेयर है, तो बता ये हवा का लेयर जैसा कुछ वेट भी होगा, भारी वेट। ये जो वेट जो है नीचे नीचे फोर्स लगा रहा होगा, तो हवा जो मेरे पे फोर्स लगा रहा है, हवा जो मेरे पे फोर्स लगा रहा है, हवा जो मेरे पे प्रेशर लगा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि मान के चलो कि ये है, और यहां पे खड़ा है कौन? जहरीला। जहरीला नाम है, क्या है? जहरीला। अब जहरीला यहां पे खड़ा है, जहरीला के ऊपर जो है बहुत बड़ा लेयर है गैस का। सिंपल सी बात है कि गैसवा जो है इसके माथा पे जो है क्या मार रहा होगा? प्रेशर मार रहा होगा। तो इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? एयर प्रेशर बोलेंगे। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर इज अ फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि हवा के वेट से लग रहा है, हवा के वेट से लग रहा है। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, याद है तुमको? पढ़ा होगा क्लास 8 में कि हवा जो है, हवा और पानी हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। पढ़ा ही होगा कि हवा और पानी जो है हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है ना? अब बात यह है कि सर आप ये बताइए, तो हम लोग को फील काहे नहीं होता है कि हवा मेरे ऊपर प्रेशर लगा है? सर आप ये बताइए कि हम, मेरे ऊपर इतना बड़का बंडल है हवा का, हवा मेरे पे फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग को फील क्यों नहीं हो रहा है कि हवा हम पे फोर्स लगा रहा है? क्योंकि ऊपर से एयर प्रेशर लग रहा है, और नीचे से जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन करके रखता है एयर प्रेशर को। यानी कि जितना ऊपर एयर प्रेशर है, उतना ही मेरे अंदर क्या है? ब्लड प्रेशर है, और दोनों का मात्रा क्या है? बराबर हो जाता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है, वो जो है एयर प्रेशर के साथ जो है वो मेंटेन कर लेता है उसको, जिस कारण से हम लोग को फील नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो हाइट पे जाने के साथ साथ एयर का प्रेशर कम होता है। तो देखता हुआ किसी के नाक से खून आ गया, कान से खून आ गया, बेहोश हो गया, क्यों होता है? रीजन बताओ। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, तो एयर प्रेशर कम हुआ, और जब एयर प्रेशर कम हुआ, लेकिन मेरा बॉडिया का प्रेशर हुआ, तो वही ना है, फचाक फचाक मार ले है, तो फचाक फचाक मारने के साथ साथ जो है नाक में खून आ जाता है। ले, ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो, अच्छा, एयर प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से, या फिर यूनिट होता है उसका मिलीबार, या फिर हेक्टोपास्कल होता है एयर प्रेशर को का बेसिकली ऐसा यूनिट है, मिलीबार या फिर हेक्टोपास्कल। ठीक है, चलो, वेरी नाइस। अब देखो प्रेशर, अब देखो यहां से हम लोग को पता है सर कि जो अगर जैसे कि प्रेशर जैसे कोल्ड एयर, अगर बात करें कोल्ड एयर जो है हमेशा और हमेशा भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। क्या होता है? हेवी होता है।
क्या होता है, इसका वेट क्या होता है बच्चों, इसका वेट जो है ज्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है कि ये नीचे श्रिंक करता है। तो याद रखना बच्चों कि जो कोल्ड एयर है वो हमेशा भारी होता है, जिस कारण से वो नीचे की ओर आता है। यूजुअली ये सनी वेदर में देखने को मिलता है कि अगर हवा जो है कोल्ड है तो वो नीचे की ओर आता है, हवा कोल्ड है तो नीचे की ओर आता है, ठीक है। लेकिन अगर अगर अच्छा अगर हम बात करें कि हवा अगर एयर हॉट है, वार्म है, हॉट है, तो ये जो है हल्का हो जाए, ह आधा ल का हल्का, ह आधा ल का हल्का मतलब लाइट हो जाता है, जिस कारण से ये फरफरा के ऊपर भागता है। जैसे तुम लोग देखा होगा ना कि मम्मी लोग जब चावल बनाती है किसी कंटेनर में, तो उसमें से जो वेपर निकलता है वो हमेशा ऊपर जाता है। काहे काहे कि ये जो वेपर है इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया, जिस कारण से परपरा के ऊपर चला गया। सिंपल सी बात है। अब देखो तो यहां पे मान के चलो कि यहां का हवा गर्म होकर के ऊपर उठ गया, गर्म होकर के ऊपर उठ गया, तो बताओ तो यहाँ पे हवा खाली हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर खाली हो गया, मतलब लो प्रेशर जनरेट हो गया। अच्छा यहाँ पे हवा करकरा के नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। हम लोग को पता है दुनिया में कोई भी चीज जो है वो हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। बोलो हाँ, यानी कि हवा हमेशा हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। हाइयर से कहां जाता है? लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। चलो हाइयर प्रेशर लोअर प्रेशर तुम लोग को समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट फिर वही टॉपिक आ गया सर, बचपन में क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, चलो नहीं पढ़े वापस पढ़ लो, क्या दिक्कत है। वेदर क्या होता है? वेदर क्या होता है? द आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि अभी हम यहाँ पे खड़ा है, अभी हम खड़ा है तो हमको गर्मी लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, अभी इस टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है उसको वेदर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? इस टाइम पे अभी गर्म लग रहा है तो वेदर जो है हॉट वेदर है, ठीक है। अभी इसी वक्त गर्म लग रहा है तो हॉट वेदर है। तो वेदर क्या होगा? हर घंटा या कि हर दिन जो वेदर कंडीशन होता है उसको, हर दिन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसको वेदर बोलते हैं। और ये वेदर चेंज होते रहता है। मान के चलो अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, एकाएक बादल आ गया, बारिश हो गया, तो वेदर चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ना? फिर कैन बी सनी, क्लाउडी, रेनी, हॉट, कोल्ड, विंडी, कुछ भी हो सकता है वेदर जो है चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। यानी कि शॉर्ट टर्म कंडीशन है किसके साथ? वेदर के साथ। देखो कभी मस्त धूप खिला हुआ है, कभी बादल आ गया, कभी करकरा के बारिश हो गया, इन पेड़ उधी आ गया। तो ये वेदर का ये कंडीशन है बाबू, शॉर्ट टाइम के लिए। यही वेदर जो है, जब यही वेदर को हम लोग 25 से 30 साल तक मेजरमेंट करते हैं, उसको मेजरमेंट नहीं करते हैं यार, मतलब उसको कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ पे 30 साल तक कैसा वेदर का कंडीशन रहा, तो वहां से हम लोग निकालते हैं कि जनरली इस प्लेस पे वेदर का कंडीशन ऐसा है, तो यहाँ का क्लाइमेट हम लोग घोषित कर देते हैं। अगर मान के चलो कि सालों साल यहाँ पे ठंडा गिर रहा है, तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड क्लाइमेट है। सालों साल अगर यहाँ पे गर्मी गिर रहा है तो कैसा क्लाइमेट है? गर्म क्लाइमेट है। देखो एवरेज हम लोग निकालते हैं वेदर कंडीशन का, लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम 30 साल तक। जैसे देखो 30 ईयर और मोर, लॉन्ग टर्म एवरेज होता है किसका? वेदर का लॉन्ग टर्म एवरेज को हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। तो वे चलो इस पे यार डिस्कस नहीं करते यार, वेदर क्लाइमेट बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, हद है यार मतलब। अब देखो अब ई पढ़ना है कि सर ये जो वेदर और क्लाइमेट है, तो वेदर और क्लाइमेट को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? वेदर और क्लाइमेट को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा का फैक्टर है ह्यूमिडिटी। बोलो मेरे साथ, सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड। ये 5 वो फैक्टर है जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। अब देखो टेम्परेचर क्या होता है सर? टेम्परेचर एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि 5 गो चीज चेंज हुआ तो वेदर बदल जाएगा। अब वेदर अगर 30 साल तक बदल रहा तो वहां का वो क्लाइमेट बन जाएगा, ठीक। टेम्परेचर देखो बच्चों क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, बचपन से पढ़ते जा रहे, छोड़ो इसको। अब देखो
हम लोग को पता है कि टेम्परेचर जो है वो हाइट और सीजन के साथ चेंज होते रहता है, और टेम्परेचर डिपेंड करता है इंसोलेशन पे, इंसोलेशन पे डिपेंड करता है। बताओ टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? इंसोलेशन पे डिपेंड करता है। अब तुम देखो कैसे डिपेंड करता है। इंसोलेशन, इंसोलेशन, अब देखो तुम यहां पे देखोगे कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पहला है इन और दूसरा है सोलेशन, इंपॉर्टेंट है, दूसरा है सोलेशन। इन का मतलब होता है इनकमिंग, इन का मतलब होता है इनकमिंग, सोलेशन का मतलब होता है सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, रेडिएशन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, टुवर्ड्स द अर्थ का सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंसुलेशन बोलते हैं। इंसुलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इज नोन एज इंसुलेशन। अब देखो ध्यान से, अब पीछे स्लाइड में लिखा हुआ था कि इंसुलेशन जो है वो डिपेंड करता है, इंसुलेशन पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा। कैसे? आ जाओ देखते हैं। मान के चलो कि ये तुम्हारा पृथ्वी है, हम लोग को पता है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे, अर्थ जो है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। ये तुम्हारा सन है, ये तुम्हारा इक्वेटर वाला रीजन है। हम लोग को पता है कि जो सन का रे है ना, सन का रे है बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरता है इक्वेटर पे, इंक्लाइंड वे पे गिरता है। कहां पे? पोल पे इंक्लाइंड वे पे गिरता है, पोल पे इंक्लाइंड वे पे गिरता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग बात करें इक्वेटर पे, इक्वेटर पे, तो कह सकते हैं कि इक्वेटर वाले रीजन पे जो इंसोलेशन हो रहा है प्यारे बच्चों, इंसोलेशन ज्यादा हो रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे परपेंडिकुलर खर्रा गिर रहा है, एकदम खर्रा गिर रहा है, खरा गिर रहा है ना इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जब खरा गिर रहा है तो मतलब इंसुलेशन ज्यादा हो रहा है। ऐसे गिर रहा है, कहां पे? पोल पे ऐसे गिर रहा है, पोल पे ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है पोल पे, पोल पे ऐसे गिर रहा है ना, तो कह सकते हैं कि जो पोल वाला रीजन है, ये जो पोल वाला रीजन है, यहां पे इंसुलेशन कम हो रहा है, इंसुलेशन कम हो रहा है। अब तुम एक बात बताओ, अगर इंसुलेशन ज्यादा हो रहा है मतलब सोलर रेडिएशन ज्यादा गिर रहा है, तो कह सकते हैं ना बाबू, कह सकते हैं ना कि टेम्परेचर गुरुजी यहां पे ज्यादा होगा। बोलो हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, इंसुलेशन कम हो रहा है पोल पे, तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो बताओ तो जरा सा, इंसुलेशन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सॉरी, टेम्परेचर इंसुलेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। जहां पे इंसुलेशन ज्यादा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा, जहां पे कम वहां पे टेम्परेचर कम। बोलो हाँ। चलो सर, मजा आ रहा है सर, समझा दिए, वेरी नाइस। आगे देखो, तो टेम्परेचर समझ में करने गया। चलो चला, यहां देखो। अब इंसुलेशन क्या होता है? सोलर एनर्जी रिसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द अर्थ। अब जो हम बताएं डेफिनेशन वो भी लिख सकते हो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इज नोन एज इंसुलेशन। इंसुलेशन जो है इक्वेटर पे ज्यादा होता है, अब पोल पे कम होता है। इस कारण से जैसे जैसे इक्वेटर से पोल के तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। रीजन बता दिए क्यों, क्योंकि पोल पे इंसुलेशन कम है, इक्वेटर पे इंसुलेशन ज्यादा है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा आता है ह्यूमिडिटी। तो सिंपल सी बात, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। लैंड ब्रिज यानी ब्रिज का मतलब क्या बताए थे? हवा, हवा है ना। तो लैंड से चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज। और सी से चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। तो देखो, आओ बड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि सी ब्रिज क्या है और लैंड ब्रिज क्या है। अब चलो फोकस करना थोड़ा यहाँ पे ध्यान से। देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें सी ब्रिज के बारे में, तो सी से चलने वाली हवाएं, सी से चलने वाली हवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो सी से चलने वाली हवाओं को हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, दो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करना। पहला लिखते हैं यहां पे लैंड और दूसरा हम लोग यहां पे लिखते हैं वाटर। तो देखो, लैंड का नेचर कैसा होता है? लैंड का नेचर होता है ना कि जब उस पे हम लोग हीट देते हैं तो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। यानी कि जब सूरज का रोशनी लैंड पे पड़ रहा है,
तो बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। आज जब जैसे ही सूरज खत्म हुआ यहां से, तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ये कोल्ड भी हो जाएगा, बहुत जल्दी कूल भी हो जाएगा, बहुत जल्दी। यानी कि लैंड का नेचर क्या है कि जब सूरज भगवान है तो बहुत जल्दी से जल्दी गर्म हो गया। आज जब सूरज भगवान चले गए तो जल्दी से जल्दी क्या हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी के साथ क्या होता है कि एकदम आराम आराम से गर्म होगा, एकदम आराम आराम से ठंडा होगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं। आराम आराम से ठंडा होंगे और आराम आराम से गर्म होंगे। ठीक है, तो इसको बस ध्यान में रखना, ठीक ना। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो, तो सी ब्रिज, तो मेनली सी ब्रिज जो है यानी कि समुद्र के तरफ से हवा लैंड के तरफ आता है दिन में। सी ब्रिज कब होता है, तो सर सी ब्रिज का मतलब समुद्र से लैंड के तरफ, सी से बहने वाला ब्रिज, सी से बहने वाला ब्रिज है ना, यानी हवा, सी ब्रिज। तो ये जो है दिन में होता है। चलो बताओ, दिन में क्या कंडीशन है, लैंड गर्म होगा, पानी आराम आराम से गर्म होगा। लैंड जल्दी गर्म होगा, पानी जो है धीरे धीरे गर्म होगा। तो देखो यहाँ पे ये लैंड है, तो लैंड पे क्या सूरज पड़ा तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गया, तो इसके ऊपर का जो एयर है वो भी गर्म हो गया। हम लोग सर इसी लेक्चर में पढ़े क्या कि गर्म हवा ऊपर की ओर उठता है, हाँ या ना, ठंडा हवा नीचे की ओर जाता है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा कि गर्म हवा जो है ऊपर की ओर उठ जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना। यहाँ पे कैसा, क्योंकि हवा सर ऊपर चला गया तो यहाँ पे कम हवा हो गया। तो बताओ तो जरा, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया क्योंकि गर्म हवा ऊपर चला गया। अब देखो, अब ये क्योंकि सर पानी है, वाटर है, तो हम लोग को पता है कि वाटर जो है अभी ठंडा है, अभी वाटर ठंडा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हवा कैसा रहता है, तो हवा जो है कूल रहता है, बिल्कुल एकदम ठंडा हवा रहता है। और हम लोग को पता है ठंडा हवा जो है, ठंडा हवा नीचे की ओर आता है, ठंडा हवा नीचे की ओर आता है। तो देखो, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, ठंडा जगह, ठंडा हवा यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और जब यही हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगा, यही हवा जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं सी ब्रिज। नहीं समझ में आ रहा है, देखो जरा ध्यान से। ये सर आपका समुंदर हो गया, ये धरती हो गया। तो दिन में क्या हुआ ना कि सूरज का रोशनी पड़ा लैंड पे, तो लैंड जल्दी गर्म हो गया, तो इसके ऊपर का हवा भी गर्म हो जाएगा, तो गर्म होकर ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन समुंदर में क्या होता है, समुंदर अभी भी ज्यादा गर्म नहीं है, ये ठंडा ही है। क्यों, क्योंकि ये आराम आराम से गर्म होता है, तो इसके ऊपर बहने वाला हवा भी ठंडा होगा। और ठंडा होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइयर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवा मूव करता है बच्चों, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। यानी सी की तरफ से लैंड की तरफ पे गया। देखो, सी ब्रिज कब होता है, तो सर सी ब्रिज होता है दिन में। ठीक है, दिन में होता है, क्यों, क्योंकि लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है सी के कंपैरिजन में, जिस कारण से या इसके स्थान पे जो वार्म एयर होता है वो ऊपर उठ जाता है और लो प्रेशर को क्रिएट कर देता है। और जो कूलर एयर होता है वो सी से लैंड के तरफ मूव करता है। तो इसी को हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं बच्चों। बोलो समझ में आया ना, समझ में तो आया होगा अगर तुम लोग सुन रहे हो तो, ठीक है ना। इसको हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं सर लैंड ब्रिज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि सर अब रात हो गया, अब रात हो गया तो सूरज है नहीं, सन है नहीं। जब सन नहीं है तो बताओ तो जरा, लैंड जो है एकदम कूल हो गया क्योंकि सन नहीं है, तो लैंड कूल हो गया। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हाइयर प्रेशर जनरेट हो जाएगा सर। लैंड कूल है तो लैंड के ऊपर बहने वाला हवा भी क्या होगा, कूल होगा ना, वेरी नाइस, कूल होगा। लेकिन इसमें सीक्वेंस चेंज हो गया। ये जो सी है पूरा दिन सन का रोशनी अब एब्जॉर्ब करते करते अब पानी एकदम गर्म हो गया है, एकदम गर्म हो गया है। तो सी के ऊपर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वार्म एयर मिलेगा। वार्म एयर मिलेगा ना बच्चों, हम लोग को पता है ना, इसके ऊपर वार्म एयर मिलेगा, इसके ऊपर
कूल एयर मिलेगा। तो यहां वाला जो वार्म एयर ये ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है हॉट एयर और वार्म एयर जो है हल्का होता है उसका वेट, जिस कारण से वो ऊपर जाता है। जब बच्चों ये ऊपर चला गया तो बताओ तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर है कि नहीं है। तो यही हवा जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है तो इसी को हम लोग लैंड ब्रिज बोलते हैं। यानी कि लैंड से चलने वाली कूल हवाएं, लैंड से चलने वाली कूल हवाओं को हम लोग लैंड ब्रिज बोलते हैं। सी से जब हवा चलेगा ठंडा ठंडा तो इसको सी ब्रिज बोलेंगे। अब लैंड से क्यों चल रहा है? क्योंकि रात में लैंड पे ठंडा हो जाता है हवा और पानी में गर्म हो जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो लैंड ब्रिज कब होता है? लैंड ब्रिज होता है रात में। देखो जरा ध्यान से, लैंड ब्रिज कब हुआ? लैंड ब्रिज होता है रात को। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैंड जो है ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है सी के कंपैरिजन में। अब होता क्या है कि जो उसके ऊपर का एयर है, उसके सी के ऊपर का जो एयर है वो अभी भी गर्म है, गर्म हवा ऊपर उठता है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है ठंडी हवाएं, तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं बच्चों? लैंड ब्रिज बोलते हैं। यही तो था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। बताओ, है ना आसान? लैंड ब्रिज क्या होता है? लैंड से जब ठंडी हवा चलती है। सी ब्रिज कब होता है? जब सी से ठंडी हवाएं चलती है। इजी। ठीक है, आगे आओ। अब देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब ये सब इसके आगे का जितना भी टॉपिक है ये सब पढ़ा है। सीजन, क्या तुमको सीजन नहीं पता है? कितना सीजन होता है? पता है सर, तो जल्दी जल्दी देखते हैं, आ जाओ। हम लोग को पता है कि इंडिया का जो सीजन है वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट भैया, इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है बच्चों? तो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। अब इसको जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है अलग अलग सीजन में डिवाइड कर दिया है। कितना सीजन में? 4 सीजन में। यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है पूरा इंडिया के सीजन को 4 भाग में बांट दिया है। सबसे पहले आता है विंटर सीजन। अब तुम लोग को पता है, देखो अभी सब बेसिक सा चीज है, तुम लोग को पता है ठंडा कब आता है सर? तो ठंडा हम लोग को पता है कि जनरली फ्रॉम दिसंबर टू अर्ली अप्रैल। दिसंबर मतलब नवंबर टाइम से आना, लेकिन बुक में दिसंबर लिखा, चलो ठीक है, लेकिन नवंबर टाइम से आना शुरू हो जाता है शानदार एकदम। तो दिसंबर से लेकर के अर्ली अप्रैल तक रहता है ठंडा। ठीक है ना? जो पीक जो ठंडा होता है वो दिसंबर और जनवरी में होता है। दिसंबर और जनवरी में सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। ठीक है, टेम्परेचर इज लोअर इन नॉर्थ वेस्टर्न साइड एंड हाइयर टुवर्ड्स द इक्वेटर। सिंपल सी बात है कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ के थोड़ा सा ही नीचे इक्वेटर है। तो ये वाला रीजन जो है दिसंबर और जनवरी में भी इसका तापमान बहुत कम नहीं होता है, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता है, लेकिन इक्वेटर से बहुत दूर है। तो यहाँ पे जो है ना नॉर्दर्न साइड में ये वाले रीजन में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इनलैंड एरिया आर जनरली कूलर देन कोस्टल एरिया। हम लोग को पता है सर कि ये जो कोस्टल एरिया है इससे ज्यादा कूल होता है ये सब एरिया। इससे ज्यादा कूल होता है कौन सा एरिया? ये सब एरिया इससे ज्यादा कूल होता है। ठीक है सर, ओके, वेरी नाइस। ये दिसंबर से लेकर के अर्ली अप्रैल तक होता है विंटर सीजन। तो ये सब हम लोग पढ़ा हुआ है, तो जल्दी जल्दी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, समर आ जाओ, देख लो। समर जो है अप्रैल से जून तक होता है। अप्रैल टू जून और जुलाई आर द हॉटेस्ट मंथ होता है। बिल्कुल सही, हाँ। टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की तरफ जैसे जैसे जाते हैं हम लोग तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बिल्कुल हाँ। मई जो है सबसे हॉटेस्ट होता है। मई जो है इंडिया मतलब कि नॉर्थ इंडिया में जो मई वाला मंथ है जिसमें लू चलता है, एकदम गर्मी भयानक करकरा के गर्मी पड़ता है, वो मई में पड़ता है। बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या होता है कि इनलैंड एरिया आर जनरली हॉटर देन कोस्टल एरिया। जो अंदर वाला जो एरिया होता है वो ज्यादा जो है गर्म होता है कंपैरिजन टू कोस्टल एरिया। ठीक है, अब देखो इस सबका प्रॉपर रीजन है, लेकिन सब रीजन पढ़ना नहीं, अभी तुम लोग बस देख लो कि हाँ ठीक है ठंड के मौसम में क्या होता है। बेसिकली देखो ये वाला जो रीजन है ना, कोस्टल रीजन जो है, इसमें मौसम का बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे मौसम जो है पूरे साल मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ में ही चेंज होते हैं। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया का अगर हम लोग बात करें, ठंडा में करकरा के ठंडा, गर्मी में करकरा के गर्मी, ठंडा में ज्यादा ठंडा, गर्मी में ज्यादा गर्मी नॉर्दर्न साइड में। ठीक है, तो अप्रैल से जून वाला उसमें होता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ।
मॉनसून एंड रेनी सीजन, तीसरे नंबर पे मॉनसून आ जाता है। मॉनसून कब आता है सर? तो जनरली जो है जून से लेकर सितंबर तक मॉनसून चलता है, डोमिनेटेड बाय ह्यूमिड साउथ वेस्ट मॉनसून। अब जरा ध्यान दो, मॉनसून थोड़ा सा समझ लो, बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, तुम लोग भी समझ लो। देखो मेरे को मैप बनाने उतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं। आ जाओ, देखो मान के चलो ये इंडिया है रफली, ठीक है, ये हमारा मान के चलो इंडिया है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, होता क्या है कि अब जो हवा जो है, अब यहां पे क्या है सर, यहां पे है अरेबियन सी, यहां पे है बे ऑफ बंगाल। अब हवा क्या है, हवा क्या है ना, यहां से जो है चलना शुरू होता है, यहां से चलना शुरू होता है, यहां से चलना शुरू होता है। पता है ना, यहां पे केरल है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे केरल है, ये वाला पोर्शन तमिलनाडु है, ये वाला पोर्शन कर्नाटका है, फिर मुंबई गोवा सब आ जाता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू होता है। अब क्योंकि अरेबियन सी से हवा चल रहा है, यहाँ से हवा चल रहा है, यहाँ से बच्चों हवा चल रहा है, तो समुद्र से हवा चल, समुद्र के ऊपर से हवा चल रहा है, तो बताओ तो बहुत ज्यादा पानी का क्वांटिटी हुआ कि नहीं होगा हवा में, होगा ना। तो सबसे पहले 1 से 5 जून तक जो है आकर के खटाक से केरला के तट पर टकराता है, झमझमा के यहाँ पे बारिश हो जाता है। क्यों होता है बारिश, जरा देखो यहाँ पे बारिश क्यों होता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि ये पूरा फैला हुआ है वेस्टर्न घाट, केरल में भी यहाँ पे एक हिल्स है, फिर तुम्हारा देखो कि यहाँ पे भी तुम्हारा हिल्स है, ये तुम्हारा हो गया ईस्टर्न घाट, फिर तुम्हारा ये हो गया अरावली, फिर तुम्हारा यहाँ पे भी गुजरात में भी हिल्स है यहाँ पे, तो ये सब हिल्स है, ठीक है। तो हवा यहाँ से टकराता है खटाक से, और केरल में बारिश कर देता है। अब तुम जरा ध्यान दो, मान के चलो ये तुम्हारा पहाड़ है, ये तुम्हारा बादल वाला मानसून वाला बादल है। अब ये आगे जाएगा तो सिंपल सी बात है कि पहाड़ से टकरा जाएगा, और टकरा करके यहीं पे जो है इसका पानी पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, कि पहाड़ है, पहाड़ से मानसून बादल टकराया और इसी साइड जो है, इसी साइड बारिश करवा दिया, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। छोड़ो ये सब बात की बात है। तो यहाँ पे आके बच्चों टकरा गया, अब यहाँ पे आके टकरा गया तो कुछ हवा अंदर चला गया, फिर ये हवा और भी तो आएगा ना, ऐसे ऐसे आता है, ठीक है ना। और यहाँ से जो हवा है वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाता है, ये कॉरियोलिस फोर्स के कारण ये पूरा ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाता है ऊपर की ओर। अब यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके गुजरात में जो हिल्स है, ये सब हिल्स का नाम भी है लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली बस इंडिकेट एक थोड़ा बहुत तुमको ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये वाला इंडिया है, तो यहाँ से मॉनसून वाला विंड आता है और टकरा जाता है केरल के तट पे, केरल के उस पे टकरा जाता है, और टकराने के बाद वहां पे बारिश हो जाता है। कुछ विंड जो है फिर आगे की ओर एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद यहाँ पे जो है, फिर यहाँ पे सतपुड़ा है, विंध्याचल माउंटेन है, यहाँ पे ऐसी इस तरीके से माउंटेन है, तो यहाँ पे अंदर चला जाता है, क्या अंदर चला जाता है विंड, और विंड जा करके और ये सब के रीजन में जो है बच्चों, ये सब वाला रीजन में झमझमा के बारिश कर देता है, झमझमा के बारिश कर देता है। तो बेसिकली जो है 1 से 5 जून के फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है ना, केरल में मॉनसून एंटर कर देता है, और एंटर करके मॉनसून जो है अरेबियन सी से, इसी को कहा गया है बच्चों, देखो ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो बता मॉनसून कहां से चल रहा है, इधर से चल रहा है इधर की ओर, तो साउथ वेस्ट विंड के कारण जो है मॉनसून आता है, साउथ वेस्ट विंड के कारण क्या आता है, मॉनसून आता है इंडिया में, ठीक है। अब झमझमा के यहाँ पे बारिश कर देता है, जरा देखो ध्यान से, चलो उतना नहीं जानना है, थोड़ा बहुत ओवर भी ले लो। यहाँ पे ये है सर, क्या है ये तुम्हारा ये, अरे यार देखो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, ये आपका है इंडिया का वो मतलब कोस्टल एरिया, अरेबियन सी से यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड जो है एंटर करता है इंडिया में, सबसे पहले केरल में बारिश करवा देता है, ऊपर की ओर फिर बढ़ता है, फिर नॉर्दर्न इंडिया में फिर बारिश करवाता है। समझ में आ गया, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है डोमिनेटेड होता है इस टाइम पे, द मॉनसून स्प्रेड स्लोली ओवर इंडिया, धीरे 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 पूरे इंडिया में एंटर कर लेता है, और उसके बाद देखो इट बिगिंस रिट्रीटिंग, अब जो आया है वो तो जाएगा, वापस से लौटना शुरू करता है, कब वापस से लौटना शुरू करता है बच्चों, अक्टूबर वाले मंथ के आसपास, ठीक है। जब वापस से लौट रहा होता है, मतलब जब वापस से लौट रहा होता है, वापस से जब बच्चों लौट रहा होता है ना, तो साउथ वाले पार्ट में यानी कि अक्टूबर नवंबर में साउथ वाले पार्ट में, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस वाले पार्ट में बारिश करवाता है। याद रखिएगा आप लोग, साउथ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड, किस पीरियड में, तो रिट्रीटिंग वाले पीरियड में साउथ इंडिया जो है
ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है क्योंकि ये आके सीधा टकराता है इस पे। तो देखो मॉनसून जो है जून से सितंबर तक होता है और सितंबर के बाद मॉनसून जो है वापस अपनी जगह पे जाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। तो रिट्रीटिंग मॉनसून जब आता है बच्चों तो साउथ वाले रीजन में क्या करवाता है, बारिश करवाता है। अब आगे देखते हैं पोस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। चलो ये तो बता दिए, वापस लौटता है भैया आपका अक्टूबर से दिसंबर के उसमें, और यहाँ पे जो है अक्टूबर एंड नवंबर में क्या होता है, आर यूजुअली क्लाउडलेस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब देखो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो है क्लाउडलेस एकदम होता है, शांत रीजन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानसून खत्म हो गया है, अब मानसून वापस लौट रहा है और लौटते समय सीधा मारता है खटाक से तमिलनाडु वाले कोस्ट पे। उसके बाद देखो जो टेम्परेट हिमालयन रीजन है वहां पे भैया स्प्रिंग जैसा पतझड़ वाला मौसम देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि मानसून रिट्रीट कब कर रहा है, तुम लोग याद रखना अक्टूबर और नवंबर वाले टाइम पे जो है मानसून वापस लौटता है और वापस लौट करके साउथ इंडिया में बारिश करवाता है। बस तुमको यही जानना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें कि जब मानसून एंट्री करता है तो किस डायरेक्शन से एंट्री करता है, तो साउथ वेस्ट से। देखो यहां बताए थे ना, कहां से, इधर से, साउथ वेस्ट से। अगर यहाँ पे तुम लाइन पार दो तो मानसून इंटर कहां से कर रहा है, साउथ वेस्ट से तुम्हारा मानसून इंटर करता है, ठीक है बच्चों, वेरी नाइस। अब आगे देखो, देखो इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपके लिए कितना जरूरी है, ठीक है ना, आपके लिए कितना जरूरी है वो मैटर करता है, ठीक है। अब देखो ये कुछ लिखा हुआ है, ये तो मेरे को भी नहीं पता था, तो हम भी थोड़ा बहुत इस पे पढ़े, मतलब पता था, पूरा नाम मेरे को नहीं याद था। चलो अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है। जैसे सीजन यहाँ पे दिया हुआ है वसंत, तो वसंत सीजन को इंडियन मंथ में क्या बोलते हैं, तो चैत और वैशाख बोलते हैं। और ये कब आता है, मार्च अप्रैल में आता है। तो बेसिकली ये कैलेंडर दिया हुआ है इंडियन भाषा में, ठीक है। वसंत को क्या बोलते हैं, चैत वैशाख बोलते हैं। यानी कि मार्च और अप्रैल जब आता है तो हमारे यहाँ गांव में तुम देखना, मम्मी से पूछना, मम्मी से कि मम्मी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वसंत आ गया है, ग्रीष्म आ गया है, वर्षा है, तो इसको हिंदी में, तो हिंदी में मम्मी लोग या फिर पापा बताएंगे या फिर दादा दादी तुम लोग के बताएंगे कि चैत वैशाख आता है मार्च अप्रैल में, जेठ आषाढ़ आता है तुम्हारा मई जून में, सावन भादो, तो अभी सावन चल रहा है, अगस्त वाले मंथ में सावन भादो आता है, जुलाई अगस्त में आसिम कार्तिक आता है। तो ये सब बेसिकली जो तुम्हारा जो है इंडियन कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसिम कार्तिक, फिर आता है माघ पूस, इस तरीके से आता है तुम्हारा इंडियन कैलेंडर, ठीक है बच्चों। तो ये तुम लोग अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि इंडियन मंथ में भैया कैलेंडर बताइए, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स बताएंगे। चलिए, जैसे जो छठ पूजा वाला टाइम होता है तो उसको हम लोग कार्तिक बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से है। अब ये तुम्हारा आ गया क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक। क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक आ गया भैया कि होता क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण CO2 गैस ज्यादा एकदम बढ़ जाता है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का क्वांटिटी बढ़ जाता है, जिस कारण से जो है सन का जो हीट है वो ज्यादा एटमॉस्फेयर में ट्रैप होता है, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब समझो इसको ध्यान से, इसको बच्चों ध्यान से समझो, ग्लोबल वार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट समझो। हम बताए थे, याद है ना, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, यहां से जब आता है हम लोग को पता है कि एटमॉस्फेयर जो है, सन के इनकमिंग रेडिएशन जब आता है अर्थ पे, तो जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिहेव करता है। अगर हम बात करें कि बताओ जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चों, क्या वो सोलर एनर्जी से, यानी कि इनकमिंग इंसुलेशन यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा रहेगा ना, तुम लोग नया पढ़े हो, क्या इंसुलेशन से हीट होता है, क्या इंसुलेशन से इसका टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, बताओ तो जरा। नहीं सर, इंसुलेशन से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तब किससे बढ़ता है, जो हीट अर्थ एब्जर्व कर लिया है और फिर जब लॉन्ग वेव के रूप में जब स्पेस में रिलीज करता है हीट, जब स्पेस में रिलीज करता है तब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, मीथेन जैसे गैस, जिसका नेचर क्या होता है, जिसका नेचर होता है कि ये हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, हीट को ट्रैप करता है, जिस कारण से हमारा अर्थ जो है रहने लायक बनता है। यानी कि अगर मान के चलो एटमॉस्फेयर को तुम यहां से गायब कर दोगे ना, तो जब सन का रे पड़ेगा तो दिन में करकरा के एकदम, मतलब आग का गोला बन जाएगा अर्थ।
और रात को बर्फ का गोला बन जाएगा। यानी कि दिन में बिल्कुल एकदम क्या बन गया, आग का गोला, और रात को बन जाएगा बर्फ का गोला, एकदम एक्सट्रीम ठंडा। समझ में आ रहा है ना? तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, सबसे पहले तो आधा रे को दूर से रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो आता है उसको जब रिलीज करता है तो CO2 जैसा गैस होता है जो हीट को ट्रैप करता है और रहने के लिए सुटेबल कंडीशन मेंटेन करके रखता है। अब मान के चलो कि जो CO2 गैस है बच्चों, इसका क्वांटिटी अगर बढ़ गया तब क्या होगा बताओ जरा। CO2 का सर क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्या होगा ना कि हीट ज्यादा ट्रैप करेगा। बिल्कुल हाँ सर, हीट ज्यादा ट्रैप करेगा, और जब हीट ज्यादा ट्रैप करेगा बच्चों तो हमारा अर्थ जो है एकदम हीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। यानी कि अर्थ, जो हमारा अर्थ है एकदम वार्म हो जाएगा, जो हमारा ग्लोब है बिल्कुल वार्म हो जाएगा। तो इसी को कहा गया है ग्लोबल वार्मिंग, कि हम लोग अपने एक्टिविटी के चलते CO2 का मात्रा हम लोग एटमॉस्फेयर में बढ़ा दे रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है कि ग्लोबली वार्म हो जा रहा है, अर्थ जो है एकदम गर्म हो जा रहा है, अर्थ जो है वो गर्म हो जा रहा है। अब देखो, जब बच्चों अर्थ जब गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? बोलो बात समझ में आ रहा है ना? अरे वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, तुम लोग बहुत शानदार हो। कॉजेस देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, जिस कारण से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। देखो ग्लोब ग्लोब पूरा एकदम धड़धड़ा के एकदम आग का गोला बन गया, जिस कारण से क्या होता है, जिस कारण से क्या होता है बच्चों कि टेम्परेचर एकदम पूरा बढ़ जाता है, हम लोग को ठंड में भी गर्मी लगता है। अभी देख रहे हो ना कि ठंड एकदम बहुत कम दिन ही रहता है, पहले जितना करकरा के ठंडा पड़ता था अब ठंडा नहीं पड़ता उतना। काहे कि हमारा एटमॉस्फेयर वैसा हो गया है, ठीक है ना। अब टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना भी ग्लेशियर है ये सब पिघलना शुरू हो जाएगा, पूरा पिघल करके पूरा का पूरा एकदम या तो बाढ़ ला देगा या तो पूरा सुखा देगा, है कि नहीं? पूरा का पूरा कहीं इतना ज्यादा हीट कर देगा कि सारा का सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में ना? तो बाढ़ आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा, रहने लायक कंडीशन नहीं बचेगा अगर हम लोग CO2 को कंट्रोल नहीं किए तो, ठीक है। अब देखो, तो रिड्यूस करने के लिए भैया यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है कि ट्रांसपोर्ट का भैया कम से कम यूज करिए, पैदल पैदल चलिए, साइकिल का ज्यादा यूज करिए, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करिए, पानी का जो है, पानी का जो यूज जो है अपने काम तक ही यूज करें, वेस्ट को भैया रिसाइकल करो, वेस्ट को रिसाइकल करो और नेचर को प्रोटेक्ट करो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। कार्बन फुटप्रिंट क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द आवर एक्टिविटी इज नोन एज कार्बन फुटप्रिंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2 का मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहे हैं, यस ऑन ए माइक, CO2 का मात्रा अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। अब हम लोग का काम क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट को क्या करना, कम करना, अपने एक्टिविटी से कार्बन फुटप्रिंट को क्या करना बच्चों, कम करना। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बस हम लोग लास्ट खत्म हो गया, ये लास्ट तुम्हारा केस स्टडी दिया हुआ है जिसको तुम लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन चलो हम एक ओवरव्यू दे देते हैं, समझने वाला टॉपिक उधर चला गया। देखो पंजाब में फ्लड आया था 2025 में, हुआ क्या भैया जरा देखो, करकरा के बारिश आ गया, अब बारिश आ गया तो जितना भी रिवर है वो सब उफन गया, उफन होने के बाद जो है, जो उफन हो गया तो पूरा का पूरा एकदम बाहर ला दिया। इसका कारण क्या था, तो नेचुरल फैक्टर तो था ही, क्योंकि बारिश बहुत हो गया था, रिवर उफान पे था, हमारा भी फैक्टर था, जिस कारण से पूरा का पूरा फ्लड आया और लार्ज स्केल में डैमेज हुआ। अब नेचुरल कॉज क्या है, नेचुरल कॉज भैया यही है कि बहुत ज्यादा बारिश हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एडेड मोर मॉइस्चर, जो वेस्ट में डिस्टर्बेंस था, यहाँ से मानसून आया, अब मानसून आकर के यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करवा दिया, जिस कारण से जो है यहाँ पे बाढ़ आ गया। और तो और देखो, चलो देखो अगल बगल वाले एरिया में भी बहुत ज्यादा बारिश आ गया, जो सतलज था, जो ब्यास था, जो रावी था, इस जितना भी रिवर था ना, देखो रावी, सतलज, ब्यास, जितना भी रिवर था इसमें पानी एकदम ओवरलोडेड हो गया बच्चों, पानी ओवरलोडेड, जिस कारण से सारा का सारा जो है पानी जो है पंजाब वाले एरिया में, हिमाचल वाले एरिया में करकरा के घुस गया। और जैसे ही घुसता है तो क्या होता है, एक जितना अच्छा घुसा तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि बहुत सारा हम लोग को क्षति पहुंचा होगा। ह्यूमन कॉजेस क्या है कि
पंजाब में राजस्थान में ऐसा हो गया था ना कि सब अंडरस्टूड था कि बाढ़ कोई भी नहीं करेगा, जिस कारण से जितना भी इम्बैकमेंट था ये सब वीक हो गया था, ये सब फेल हो गया जैसे ही बारिश आया था। कंस्ट्रक्शन क्लोज टू रिवर रिड्यूस नेचुरल स्पेस, वहां पे कीचड़ उचड़ था ना, जितना भी कीचड़ उचड़ था वो डैम के कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया। तो ये सब बेसिकली जो है, कोई वार्निंग नहीं था उस टाइम पे, तो ये सब ह्यूमन मेड फैक्टर रहा जो पंजाब में बेसिकली केस स्टडी है कि पंजाब में इतना बड़ा डिजास्टर क्यों हुआ। तो नेचुरल फैक्टर के साथ साथ हमारा भी फैक्टर था कि हम उस तरीके से डैम नहीं बना पाए, हमारा कंस्ट्रक्शन वीक था, हम लोग पहले से वॉर नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से, जितना भी वहां पे कीचड़ उचड़ था वो रिवर की कैपेसिटी को बहुत कम कर दिया था, जिस कारण से जब पानी आया तो एकदम ओवरफ्लो हो गया। तो ये सब रीजन था बेसिकली, ह्यूमन रीजन था, ये नेचुरल रीजन था। जब एक्सट्रीम रेन हुआ, ओवरफ्लोइंग रिवर हो गया, अब वीक प्लानिंग तो था ही हमारा, जिस कारण से बहुत खतरनाक डिजास्टर हो गया बच्चों, जिस कारण से बहुत खतरनाक डिजास्टर हो गया। अब देखो चलो ये चैप्टर खत्म हो गया, अब ये तुम्हारे लिए है कि मेजर इफेक्ट्स कौन कौन सा हुआ। बहुत सारा डेथ हुआ, सोशल फैक्टर, सोशल लॉस हुआ, इकोनॉमी लॉस हुआ, ह्यूमन लॉस हुआ, पूरा का पूरा एकदम जानवर वानवर सब मर गया एकदम, है ना, रोड ब्रिजेस खराब हो गया, एकदम पूरा तबाही मच गया। तो इससे हम लोग सीखे क्या, तो इससे हम लोग ये सीखे कि भैया हम लोग को अपना वेदर फोरकास्टिंग जो है, वेदर एंड फ्लड फोरकास्टिंग जो है इंप्रूव करना है, हम लोग को कंस्ट्रक्शन इंप्रूव करना है, हम लोग को डैम्स जो है स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, हम लोग को वार्निंग जो वार्निंग देने का जो तरीका है उसको इंप्रूव करना है। ये सब हम लोग सीखे। जितना भी कंस्ट्रक्शन है रिवर के आसपास उसको भैया बंद करना है, उसको बंद करना है ताकि रिवर को थोड़ा स्पेस मिल सके, ठीक है। और प्रॉपर जो हो गया ना ये सब, सेंड क्लियर मैसेज वार्निंग, मेंटेन स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट एंड रिमूव एक्सेस स्लिट। तो ये सब जो है हम लोग का काम है, हम लोग सीखें इस कांड से, इस डिजास्टर से सीखे कि भैया हमारा आगे से क्या क्या हमारा प्लान रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ये बेसिकली एक केस बेस्ड स्टडी था जो तुमको पढ़ना था खुद से, और ये हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो चलो अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग को ये लेक्चर कैसा लगा, पूरा समझ में आया कि नहीं आया। पूरा चैप्टर का पोस्टमार्टम हो गया है, अब नेक्स्ट चैप्टर माइट बी टिश्यू रहेगा, या फिर देखते हैं कौन सा चैप्टर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।